ठीक है। जो ये डायरेक्शन थी आई, ये पॉजिटिव टर्मिनल के, ये जो हमने इसको रिजल्टेंट सर्किट बनाया था 6 वोल्ट का, जो आई हमने फाइंड करना है वो पॉजिटिव टर्मिनल में इंटर हो रहा था। कन्वेंशनल करंट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से आउट हो रहा है, ठीक है। तो क्योंकि उसकी डायरेक्शन अपोजिट थी, या तो फिर हमने वो मैंने मिटा दिया, उसके साथ नेगेटिव लगाएंगे फाइंड करते हुए, या हम एक और वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं खुद से आई एस, जिसकी डायरेक्शन सोर्स के मुताबिक ले लेते हैं, ठीक है। तो लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि आई माइनस आई एस के इक्वल है। इन दी एंड हमने वो सब्स्टिट्यूशन करनी है, वरना क्वेश्चन ठीक नहीं होगा। यही पूछ रही, इन इक्वेशंस को सॉल्व कर लें। इक्वेशन हमने सही लिखी थी, कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई थी। बी बी क्या बन रहा है, ये बनता है 10, दूसरी तरफ जाके क्या बन जाएगा -10, ठीक है। पॉजिटिव है प्लस आ जाएगा -4 -6 माइनस का आंसर जाकर फर्स्ट टाइम 6। इसको VDB will be equal to -12 plus 2, ठीक है। ये बनेगा ना, VDB is -10, लेकिन हमें क्या चाहिए VBD। VBD किसके इक्वल है -VDB, ठीक है। दोनों इक्वेशंस, चाहे आप ये वाली इक्वेशन यूज करें चाहे ये वाली इक्वेशन यूज करें, दोनों इक्वेशन से आंसर आपका सेम आना चाहिए, ठीक है, अगर आपने इक्वेशंस ठीक लिखी हो। दूसरा तरीका क्या था, आप इसको एंटी क्लॉकवाइज लिख सकते थे, इसको भी क्लॉकवाइज लिख सकते थे। दूसरा ऑप्शन ये है। तो जैसे भी आप लिखें, इक्वेशन आपकी ठीक होनी चाहिए। आपकी अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है BEE का, और आपने इक्वेशंस लिखनी है और उसका मैट्रिक्स बना दिया, तो 7 नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी 3 नंबर कैलकुलेशन के हैं, 2 नंबर कैलकुलेशन क्या है, एक करेक्ट आंसर, ठीक है। तो BEE में मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप सर्किट देख के इक्वेशंस ठीक लिखें। इक्वेशन सॉल्व कैसे करनी है वो लीनियर अलजेब्रा है, वो चाहे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से करें, चाहे आप ग्रामर रूल लगाएं, चाहे आप इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स लें, आपकी अपनी मर्जी है। मैं आपका BEE टेस्ट कर रहा हूं, इक्वेशंस तक मैक्सिमम मार्क्स हैं, और इक्वेशन गलत होने से मार्क्स भी नहीं कटेंगे। कैलकुलेशन गलत कर लिया आपने, ज़्यादा क्या होगा, 2 नंबर कट जाएंगे, ठीक है। आपकी इक्वेशन ठीक थी, आपने कैलकुलेट ठीक नहीं किया, 2 नंबर के आंसर भी जाहिर सी बात है कोई सही नहीं आएगा, लेकिन आप 7 मार्क्स ले लेंगे। लेकिन अगर आपने इक्वेशन गलत लिख दी फिर काम खराब हो गया, ठीक है। माइनस 0 के बराबर नहीं है, पूरी इक्वेशन है -1/20 मिली इंटू 80K प्लस VBD -6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। BAB आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, एक तो वही KVL लगा लें आप, BAB आ जाएगा। दूसरा भी अभी हमने क्या पढ़ा है, वोल्टेज डिवाइडर। देखें एक सीरीज सर्किट बन रहा है, 2 रेजिस्टर है, टोटल वोल्टेज हमें पता है, तो हमने BAB फाइंड करना है। तरीका फिर वही है, BAB किसके इक्वल होगा, जिस रेजिस्टेंस के क्रॉस फाइंड करना हो वो ऊपर, नीचे दोनों का सम इनटू टोटल वोल्टेज। या तो आपको -6 का पता होना चाहिए कि यहाँ -6 आएगा, या यूं कर लें, दोनों तरीके ठीक है। क्यों,
वोल्टेज की पोलैरिटी के लिहाज से VBA पॉजिटिव बन रहा है। जिस टर्मिनल में करंट एंटर होता है, पैसिव टर्मिनल की जो डायरेक्शन है ना, पैसिव टर्मिनल की पोलैरिटी, पैसिव टर्मिनल है रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर, ये हमेशा उनमें से पास होने वाला करंट डिसाइड करता है। जिस एंड पे करंट एंटर होता है वो पॉजिटिव होता है, जिससे आउट होता है वो नेगेटिव होता है। उसकी जो पोलैरिटी है वोल्टेज की, वो हमेशा करंट की डायरेक्शन डिसाइड करती है। तो अकॉर्डिंग टू दिस सोर्स करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो IS किस टर्मिनल में एंटर हो रहा है? B में। तो VBA एक्चुअली पॉजिटिव है। जो आपको फाइंड करना चाहिए VBA डिवाइडेड बाय मींस ये वाली डायरेक्शन आप VBA फाइंड कर रहे हैं तो इसके साथ नेगेटिव नहीं आएगा। अगर VA भी फाइंड कर रहे हैं तो इसके साथ नेगेटिव आएगा। दूसरे केस में आप यूं भी लिख सकते हैं, फिर बेशक आप नेगेटिव का साइन ना लिखें। VBA is equal to 80K over 120K into 6, दोनों ठीक है। लेकिन फिर आपको पता होना चाहिए, आपको पहले भी बताया कि VBA is equal to minus VAB, तो रिजल्ट इन दी एंड सेम आ जाएगा। ठीक है, दोनों तरीके ठीक है। ऊपर वाला मेथड यूज करें या नेगेटिव इसके साथ लगा दें या इसके साथ लगा दें, क्योंकि जो वोल्टेज आप फाइंड करने जा रहे हैं उसकी पोलैरिटी सोर्स से मैच नहीं कर रही। तो अगर सोर्स के अपोजिट है तो आप नेगेटिव साइन लगाएंगे खुद से। ठीक है, या दूसरा तरीका ये है, ये वाला काम करें, दोनों से आंसर सेम है। ये है वोल्टेज डिवीजन रूल जी। ये BBC कहाँ है? BBC 12। ये जो KVL लिखा है वो हमने इस सर्किट के लिए लिखा है। जो KVL की इक्वेशंस है वो हमने इस सर्किट के लिए लिखी हैं। वोल्टेज डिवाइडर रूल इस पे लगाया। ठीक है, दोनों सर्किट हमने कहा था ना सेम है, क्योंकि हमने रिसोर्सेज को ऐड कर दिया। तो KVL भी देखा है हमने और वोल्टेज डिवाइडर रूल भी। क्लियर है? तो वोल्टेज डिवाइडर के लिए सर्किट को सीरीज में होना चाहिए। इसी तरह अगर सीरीज सर्किट में वोल्टेज डिवाइड होता है और करंट सेम होता है तो पैरेलल सर्किट में क्या होगा? करंट डिवाइड होगा और वोल्टेज सेम होगा। ये क्या है? इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। अब इस केस में क्या है? R1 और R2 के क्रॉस सेम वोल्टेज है VT। क्यों? क्योंकि R1 और R2 पैरेलल में। अब जाहिर सी बात है दोनों ब्रांचेस में से अलग करंट फ्लो हो रहा होगा, इसमें से I1T, इसमें से I2। ठीक है, अगर हम KCL की इक्वेशन लिखें अब नोड के लिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट एक इक्वेशन बनेगी इसकी। क्यों? क्योंकि दो नोड हैं n-1। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट इसकी इक्वेशन बनती है IT इज इक्वल टू I1T प्लस I2, यही बनती है। माइनस I1T इक्वल टू के दूसरी तरफ जाकर प्लस हो। ठीक है, अब I1T किसके इक्वल है? I1T is VT over R1, I2T is VT over
R2 ऐसे ही है। अब एक्चुअली हम फाइंड क्या करना चाह रहे हैं, दोनों ब्रांचेस का करंट फाइंड करना चाह रहे हैं। I1t फाइंड करना चाह रहे हैं और I2t फाइंड करना चाह रहे हैं। अगर हम इसकी वैल्यू पुट कर दें इक्वेशन में तो IT किसके इक्वल हो जाएगा, VT ओवर R1 प्लस VT ओवर R2। VT कॉमन लेंगे आप, 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 into total voltage इधर से अगर आप देखें VT किसके इक्वल बनता है, I1t into R1 VT is I2t into R2। यही बात है। इस कॉम्बिनेशन को अगर हम सॉल्व कर लें पैरेलली तो ये क्या बन जाएगा, R1 plus R2 over R1 R2। यही बनेगा। VT की वैल्यू बारी बारी, एक ये है एक ये है, दोनों दफा पुट कर दें इस इक्वेशन में। एक बार बनेगा I1 जी, इसको सॉल्व कर दें, LCM IT is equal to R1 plus R2 over R1 R2। VT की वैल्यू क्या है, पहले ये वाली पुट कर दें, I1t R1 से कैंसिल हो गया, I1t किसके इक्वल बन जाएगा, R2 ओवर R1 प्लस R2 इंटू I2। ये आ गया I1t, I2t किससे इक्वल बन जाएगा। इसी तरह I2t R2 होगा, R2 R2 से कैंसिल होगा, R2 over R1 plus R2 into total time। एक I1t आ गया आपके पास, एक I2t आ गया। अब इसको हम कहते हैं करंट। लास्ट इक्वेशन में सर ऊपर R1 है, I2t ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, करंट डिवीजन करंट डिवाइडर रूल। अब इस केस में हमें सिर्फ रेजिस्टेंस चाहिए और टोटल करंट चाहिए, तो हम ब्रांच का करंट फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज हमें VTB कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो करंट डिवीजन रूल का क्या फायदा है कि सिर्फ रेजिस्टेंसेस आपको नोन हो, टोटल करंट पता हो, तो आप हर रेजिस्टेंस का करंट फाइंड कर सकते हैं। लेकिन आपने एक बात याद रखनी है, वोल्टेज डिवाइडर रूल में n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस अगर सीरीज में लगी हुई हैं
टी ऊपर से ऊपर वाला स्टेप इससे ऊपर से इससे ऊपर वाला यस सर, यही आईटी है इधर नहीं। वोल्टेज डिवीजन रूल में जितनी मर्जी रेजिस्टेंसेज हो, आपने फॉर एग्जांपल R2 का वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं, VR2 इक्वल होगा R2 ओवर R1 प्लस R रेजिस्टेंस इनटू VS। वोल्टेज डिवीजन रूल में इस तरह से आप कर सकते हैं, लेकिन करंट डिवीजन रूल में आप ऐसे नहीं कर सकते। R1, R2, R3, R4 है और ये ID है, लेट्स से आप I2T फाइंड कर रहे हैं, तो ये वाला केस अब पॉसिबल नहीं है। क्यों? अगर आप I1T फाइंड कर रहे हैं तो आपको अपोजिट रेजिस्टेंस ऊपर चाहिए होती है। आपको I1T जिस रेजिस्टेंस में से पास कर रहा है दैट इज R1, उसकी अपोजिट वाली रेजिस्टेंस न्यूमरेटर में चाहिए होती है। लेकिन अगर मल्टीपल ब्रांचेस हैं तो R2 की अपोजिट ब्रांच कौन सी बनती है? R1 भी है, R3 भी, R4 भी है। किसको ऊपर लिखेंगे? किसको लिखेंगे ऊपर? तीनों का इक्विवेलेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। आप पहले इन तीनों ब्रांचेस को पैरेलली सॉल्व करेंगे, वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगी एक ब्रांच से, ठीक है, सब्स्टिट्यूट हो जाएगी एक ब्रांच से। तो सर्किट किस टाइप का हो जाएगा? IT, एक रह जाएगा R2 और एक रह जाएगा R इक्विवेलेंट, जो कि इन तीनों का इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। ये इक्विवेलेंट आएगा फार्मूला में ऊपर R इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय R1 प्लस R इक्विवेलेंट इनटू टोटल करंट IT। क्लियर है? पर पता चला? करंट डिवीजन में क्या है, जो आप करंट फाइंड कर रहे होते हैं उसकी अपोजिट ब्रांच की रेजिस्टेंस आपने न्यूमरेटर में लेनी होती है। तो दो ब्रांचेस के केस में तो ठीक है, लेकिन अगर मोर देन 2 ब्रांचेस हों तो अपोजिट ब्रांच कौन सी बनेगी? जो रिमेनिंग ब्रांचेस हैं उनका इक्विवेलेंट ले लें आप। क्लियर है? फिर I2 तो इन सब में आ रहा होगा ना, I2 तो सेम नहीं रहेगा बाकी ब्रांचेस में, अगर देखें I2 R2 में सेम रहेगा। हाँ, बाकी में तो नहीं आएगा, क्योंकि आप इक्विवेलेंट इसमें R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 R3 नहीं कर सकते, प्लस इसमें क्या नहीं कर सकते हैं? R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3 नहीं कर सकते, यही तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अपोजिट ब्रांच की रेजिस्टेंस टॉप पे आती है। दो ब्रांचेस में तो वो R2 ही बनती है, लेकिन 4 ब्रांचेस में इसकी अपोजिट रेजिस्टेंस कौन सी है? अब आप सिर्फ R1 को क्यों ले रहे हैं, R3 और R4 क्यों नहीं ले रहे? इसकी क्या रीजन है? करंट तो ये टोटल करंट तो इन चारों ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है, तो जिन जिन ब्रांचेस में करंट डिवाइड हो रहे हैं उन सबका कंट्रीब्यूशन लेंगे तो आप सही करंट कैलकुलेट कर पाएंगे। अदरवाइज तो इन दोनों को लेते हैं तो ये जो टोटल करंट था जिसको आप कैलकुलेशन में यूज कर रहे हैं, उसकी आपने 2 ब्रांचेस को एक्सक्लूड कर दिया जिसमें वो डिवाइड हो रहा था, ठीक है, तो वो कंट्रीब्यूशन उसका खत्म हो। तो इक्विवेलेंट इसीलिए लेते हैं ताकि इन दी एंड हम टोटल करंट IT यूज कर रहे हैं। तो IT तभी यूज कर सकते हैं जब जहां जहां वो डिवाइड हो रहे हैं उन सब ब्रांचेस को इंक्लूड करेंगे, ठीक है। अगर R3 इस्तेमाल कर अगर R3 करेंगे तो फिर हमें R1 R2 और R4 को इक्विवेलेंट लेना पड़ेगा। अगर मैं R3 का करंट फाइंड कर रहा हूं तो ऊपर क्या आएगा? R1 R2 और R4 का इक्विवेलेंट, और ये तीनों पैरेलली सॉल्व होंगे क्योंकि पैरेलल में लगे हुए हैं R1 R2 R4, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप सिंपल सम करते हैं R1 प्लस R2 प्लस R4,
R3 की ऑपोजिट ब्रांचेस को पहले पैरेलली सॉल्व करना है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R4 से, ठीक है। फिर जो इक्विवेलेंट ब्रांच बनेगी उस पे करंट डिवाइडर अप्लाई करना है, ठीक है। सर इस रूल का क्या नाम है? करंट डिवाइडर। कहाँ पर? यहाँ पर? हाँ सॉरी R2 है, ये R2 है जिस ब्रांच का आप करंट फाइंड कर, ठीक है। ये देख लें, यहाँ पर R2 आएगा, जिस ब्रांच का करंट फाइंड कर रहे होते हैं वो रेजिस्टेंस प्लस इक्विवेलेंट, ठीक है। V1, I1, I2 और V0 जरा फाइंड करें। I1 कैसे आएगा? करंट डिवाइडर को अगर आप अप्लाई करें तो बाय अप्लाइंग CDR I1 किसके इक्वल हो जाएगा? ऑपोजिट ब्रांच की रेजिस्टेंस क्या है? 120। ऑपोजिट ब्रांच में सिर्फ 40 नहीं है, ठीक है। इन दोनों का सम इसके पैरेलल में है, तो 120 के डिवाइड बाय 60 के प्लस 120 के इनटू टोटल करंट क्या है? 0.9 मिली एम्पीयर। इसी तरह I2 इसके इक्वल हो जाएगा 60 के I2 जिस ब्रांच में फ्लो कर रहा है उसकी ऑपोजिट ब्रांच 60 के डिवाइड बाय 180 के, दोनों का सम 120 सम दोनों का टोटल करंट इज 0.9। अब इसकी ऑपोजिट ब्रांच बन गई 60 के, वो ऊपर आई, नीचे वही तीनों का सम जैसे ये था, ये हमारे पास आ जाएगा I2 V0 किसके इक्वल होगा? V0 इज इक्वल टू
I2 into 80K, यही होगा V नॉट यूजिंग ओम्स लॉ। इसमें से जो करंट पास कर रहा है 80K में से वो I2 है, V is equals to I into R, I2 into 80K V नॉट। ये जो ड्रॉप है वो सिर्फ 80K का पूछा हुआ, ठीक है। तो V नॉट हो जाएगा I2 into 80K। V1 किसके इक्वल होगा? जी इसकी बात कर रहे हैं। देखें ये दोनों ब्रांचेस पैरेलल में है ना, 60K पैरेलल में है 120K, 60K इज इन पैरेलल विद 120K। तो अपोजिट ब्रांच की रेजिस्टेंस 60K है, नीचे आती है टोटल रेजिस्टेंस इनटू टोटल करंट। अब आ गया V1, किसी ने फाइंड किया V1? वोल्टेज डिवाइडर से किया या किसी और तरीके से किया? अच्छा, ओम लॉ से भी हो सकता है V1, वोल्टेज डिवाइडर से भी हो सकता है और KVL से भी हो सकता है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी कहा है एक ही क्वांटिटी को फाइंड आप डिफरेंट तरीकों से कर सकते हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि वो आप ठीक कर रहे हैं। तो मैं तीनों से फिलहाल सिर्फ इक्वेशन लिख रहा हूँ। अगर आप KVL से फाइंड करते तो कैसे करते, वोल्टेज डिवीजन से फाइंड करते तो कैसे करते, ओम लॉ से फाइंड करते तो कैसे करते। अभी मैं एग्जांपल ज़्यादा कर रहा हूँ, कंटेंट ज़्यादा कवर नहीं कर रहा, लेकिन एक टाइम आएगा तो फिर कंटेंट भी हम कवर करेंगे। अभी क्योंकि शुरू के लेक्चर्स हैं, तो अगर मैं KVL यूज करके फाइंड करना चाह रहा हूँ V1, तो क्या इक्वेशन होगी? अब क्योंकि हमें I1 भी पता है और I2 भी पता है, तो आउटर लूप में अगर मैं KVL लगाऊं -V1 प्लस, सिर्फ मैं एक्स्ट्रा लिख रहा हूं, इसकी जरूरत नहीं है, इसको हम V40 के कह लेते हैं, प्लस V40 के प्लस V नॉट इज इक्वल टू 0। ऐसे ही है। अब क्योंकि हमें I2 पता है और I1 पता है, तो हमें V40 के भी पता है, क्या होगा I2 into 40 के, ठीक है, और V नॉट भी पता है, क्या होगा 80K into I2। एक ही अननोन रह गया, क्या है V1। यहाँ से V1 आ सकता है, समझ में आ गई। दूसरा रूल कौन सा है? वोल्टेज डिवाइडर रूल। वोल्टेज डिवाइडर रूल के मुताबिक आप लिख सकते हैं V नॉट इज इक्वल टू 80K ओवर 120K इंटू V1। तो यहाँ से V1 किसके इक्वल हो जाएगा? 120K ओवर 80K टाइम्स V नॉट। अब ये तीनों क्वांटिटीज आपको पता है, ठीक है, ये लिख सकते हैं आप। ये कितनों को लगता है लिख सकते हैं, आप कितनों को नहीं लगता कि लिख सकते। ये वोल्टेज डिवाइडर रूल से मैंने ये इक्वेशन लिखी है, ऐसा लिख सकता हूं मैं। जी सबको लग रहा है कि ऐसा लिख सकता हूं? कंफ्यूजन है तो पूछ लें सर। इफ हम उसको कंसीडर ही ना करें बीच वाले, फिर किस बीच वाले 60 के, तब हमने कब किया है कंसीडर? वही मैं कह रहा हूँ। हमने नहीं किया। क्यों? दोनों ब्रांचेस पैरेलल में है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। तो जो ड्रॉप 60K के क्रॉस है वही ड्रॉप 120K के क्रॉस है। तो दोनों के क्रॉस ड्रॉप क्या है? V1 इन नोड्स के वोल्टेज है ना,
तो पैरेलल में वोल्टेज सेम है, इसका ड्रॉप भी V1 है, इसका ड्रॉप भी V1 है। अगर इसका ड्रॉप V1 है यानी कि इसकी टोटल वोल्टेज V1 है, तो हम यूं लिख सकते हैं ये दोनों सीरीज में है। मैंने क्या कहा था, वोल्टेज डिवाइडर लगाने के लिए दोनों रेजिस्टर को सीरीज में होना चाहिए। 40K 80K के सीरीज में है, ऐसे ही है। V0 हमारे डिफाइन कर चुके हैं, V0 किसके इक्वल है, यूजिंग वोल्टेज डिवाइडर हम लिख सकते हैं 80K डिवाइड बाय 120K इनटू टोटल वोल्टेज अक्रॉस these two resistor, total voltage across these two resistor is V1। ठीक है, यहां से भी V1 आ सकता है। और तीसरा जो कि सबसे आसान और सबसे सिंपल है वो है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ वो सिंपली V1 किसके इक्वल है, V1 is I2 into 40K plus 80K 120K और सेम V1 is equal to I1 into 60K। दोनों इक्वेशन ठीक है यूजिंग ओम्स लॉ। V1 इनके क्रॉस है 60K के क्रॉस और 120K के क्रॉस, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है। मैं हमेशा इस ब्रांच को बोलते हुए 120 बोलता हूँ, ठीक है। 40 80 नहीं कह रहा, 120K 60K के पैरेलल में है। 40K 60K के पैरेलल में नहीं है, ना ही 80K 60K के पैरेलल में है। इनका इक्विवेलेंट इसके पैरेलल में है, ठीक है। तो चाहे मैं I1 into 60K कर लूं वो भी V1 है, या मैं I2 into 120K कर लूं वो भी V1 है, दोनों सेम है। क्लियर है।